प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को डिनर पर बुलाया। पीएम के साथ डिनर करने को बेताब है अधिकारी। रात 8 बजे रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को डिनर पर बुलाया है। बड़ी खबर, पीएम के साथ डिनर करने को बेताब हैं अधिकारी। रात 8 बजे रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को डिनर पर बुलाया है। तो पीएम के साथ डिनर करने को बेताब हैं अधिकारी। तो आज डीजीपी के साथ बैठक और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को डिनर पर बुलाया है। पीएम के साथ डिनर करने को बेताब हैं अधिकारी। रात 8 बजे रात्रि भोज का किया गया है आयोजन। तो ये बड़ी खबर, रात 8 बजे रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को डिनर पर बुलाया है। और अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश विद्यार्थी, प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को आज डिनर पर बुलाया है। रात 8 बजे डिनर होगा। डिनर को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? नहीं, देखिए 8 बजे सिग्नेचर बिल्डिंग में ये डिनर का कार्यक्रम है और डीजी कॉन्फ्रेंस, चूंकि बड़ा एक आयोजन है राष्ट्रीय स्तर पर। नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, आमतौर पर उससे पहले के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जब डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तो वो दिल्ली में ही हुआ करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने इस परिपाटी को ख़त्म किया। इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में, गुवाहाटी में, पुणे में, मुंबई में, तमाम अलग अलग जगहों पर डीजी कॉन्फ्रेंसेस की गई, वहाँ पर संवाद किया गया। यानी दिल्ली से हट करके इस बात की चर्चा की गई इस जो है कि किस तरीके से नक्सलवाद हो, साइबर क्राइम हो, किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश होती है, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के हो, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हो, नक्सलवाद पर काम करना हो, फेक करेंसी पर जो है काम करना हो, जो नए नए तरीके के अपराध भी आए हैं, खासतौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से आने की वजह से जो साइबर क्राइम है वो जिस तरीके से बढ़ा है, घरेलू हिंसा हो, संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उस तरह की घटनाएं हो, अंतर्राज्यीय आपराधिक नेक्सस हो, किस तरीके से उनको कर्टेल किया जाए, कैसे उनको काउंटर किया जाए, इस पर बाकायदा इस पर चर्चा होती है, रणनीति बनती है। और देश के प्रधानमंत्री जब आ रहे हों और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश जो बहुत सारे अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा में है, शक्ति का एक प्रमुख केंद्र है, सत्ता का एक प्रमुख केंद्र है और वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और डिनर डिप्लोमेसी इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री उस राज्य में जहाँ पर चुनाव होना है आने वाले दिनों में, और एक ऐसा राज्य जहाँ आतंकवाद भी अपनी जड़ें पनपाने की कोशिश करता है, नक्सलवाद भी इसके सीमावर्ती जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा से मिलता हुआ हिस्सा है वहाँ पर प्रभावी है, फेक करेंसी का नेक्सस भारत नेपाल सीमा की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से किया जाए, ऐसे में तमाम सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नज़दीक होने की, उनके पास करीब पहुंचने की, उनको अपनी पहचान, अपनी अहमियत बताने की, अपना काम बताने की बहुत सारी उत्सुकता है। तो सभी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री से उनको इंटरेक्शन का मौका मिले। आज करीब 10 घंटे प्रधानमंत्री इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहने वाले हैं। सुबह 9 बजे ही वो सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंच गए थे और उसके बाद से ही लगातार जो है उन्होंने अपना समय दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रधानमंत्री के लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण है कि वो एक कार्यक्रम में, एक इस तरह की कॉन्फ्रेंस में इतना लंबा वक्त देते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और कई सारे मुद्दों पर उनका अपना अलग अलग वक्तव्य भी है। तो सभी मुद्दों पर वो अपने अनुभव के नाते, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनका किस तरीके का अनुभव था, अब वो प्रधानमंत्री के नाते इस विषय पर कैसा अनुभव रखते हैं, वो तमाम सारा अनुभव जो है वो साझा करेंगे अधिकारियों के साथ। बैठक को लेकर के बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लखनऊ में सिग्नेचर बिल्डिंग के आसपास तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के कमांडोज जो है, इसके अलावा पैरामिलिट्री के कमांडोज, यूपी एटीएस के कमांडोज, सुरक्षा का एक पूरा घेरा वहाँ पर मौजूद है। किसी को भी आसपास जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये तमाम सारी तैयारियां हैं। कल राजभवन में ही देर रात झांसी से लौटने के बाद रुके थे प्रधानमंत्री और तभी से बहुत सारे मुद्दों पर, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा जो है उसका लगातार दौर चल रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अवनीश विद्यार्थी, जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात करें बैठक में देश भर के डीजीपी, आईजी शामिल हुए हैं। आंतरिक सुरक्षा को लेकर और देश में स्थितियां, आने वाले चुनाव, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी।
यह बिल्कुल चर्चा हो रही है और चर्चा में अगर आप देखें तो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा कैसे मजबूत हो, जो सीमावर्ती सुरक्षा है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा कैसे मजबूत हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या तेलंगाना के वो सारे हिस्से, आंध्र प्रदेश के वो हिस्से जो नक्सल प्रभावित हैं, यानी पूरा जो नक्सलबाड़ी का इलाका है, उसमें किस तरीके से जो है ऑपरेशंस को चलाया जाए, किस तरीके से जो है नक्सल में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको मुख्य धारा में वापस लेके आया जाए। इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के इलाके में चाहे उल्फा, अल्फा या दूसरे बोडो, दूसरे अलग अलग तरीके के जो संगठन हैं जो वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ चलाते हैं, जो प्रतिबंधित संगठन हैं, उनके साथ कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये तमाम सारी कोशिशों पर अभी आपने देखा सिक्किम और जो है असम के बीच में किस तरीके से बॉर्डर जो है कन्फ्रंटेशन हो गया था। तो इस तरह के विवाद, इस तरह के जो विषय हैं, इन पर कैसे आगे बढ़ा जाए, या फिर एनआईए है, किस तरीके की गतिविधियां जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है नेशनल लेवल पर हो रहा है, इंटर स्टेट हो रहा है या बॉर्डरिंग स्टेट से बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो उसको किस तरीके से रणनीति बना करके, साझा रणनीति बना करके उस पर काम किया जाए। इसकी रणनीति पर बाकायदा प्रेजेंटेशन भी होना है और इस पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा इस पर भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से क्योंकि आप इससे पहले बता चुके हैं कि तमाम राज्यों एक वो वाला माइंडसेट खत्म करना कि सिर्फ दिल्ली में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इससे पहले भी तमाम जगह और इस बार लखनऊ में ये डीजीपीज के साथ जो बैठक हो रही है, इन सब के बीच अगर हम इस बैठक की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर किया जा रहा है? नहीं, कल जब चर्चा हुई तो साइबर क्राइम का मुद्दा काफी बड़ा था। गृह मंत्री अमित शाह ने एड्रेस किया था कल मीटिंग को और लगातार वो साइबर क्राइम को एक नई चुनौती के तौर पर देख रहे थे। उनका कहना था किस तरीके से इसको काउंटर किया जाए, उसके लिए हमारी जो टेक्निकल एजेंसीज हैं वो कैसे साउंड हो, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर जो तमाम सारी जांच एजेंसियां, सीबीआई है, ईडी है या फिर दूसरे और एजेंसीज हैं, स्टेट्स की एजेंसीज हैं, उनको कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए। एक तो इस लिहाज से उनका प्रशिक्षण कैसे किया जाए, इस लिहाज से काम करने की बात थी। दूसरा जो मैन पावर से रिलेटेड, यानी जहां पर आपको ऐसी शक्तियों से लड़ना है जैसे नक्सलवाद प्रभावित जो इलाके हैं, उन इलाकों में आपको सीधे एक पैरामिलिट्री की लड़ाई, वहां के जो लोकल फोर्सेज है उनकी लड़ाई इस तरह के लोगों से है जो आपके ही बीच के हैं लेकिन उनकी विचारधारा अलग है, इसलिए वो आपसे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें आतंकवाद भी शामिल हो जाता है। तो ऐसे में या फिर जो आतंकवाद अलग अलग पॉकेट्स में अपने मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, जैसे यूपी का वेस्टर्न हिस्सा या आजमगढ़ और आसपास का हिस्सा जहां पर एक दौर में इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, ऐसे तमाम सारे संगठन, हुजी, इन्होंने अपने मॉड्यूल्स क्रिएट कर लिए थे। उनको कैसे डैमेज किया जाए, अलग अलग छद्म नामों से जो संगठन बने। अभी आपने देखा धर्मांतरण का एक पूरा नेक्सस यूपी से लेकर के केरला तक दिखाई पड़ा और हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन उस मामले में यूपी एटीएस ने बड़ी सफलता पाई थी। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइज सेटअप जिन लोगों ने बना रखा है अपराध के लिए, उनको काउंटर करने पर आज दिन भर चर्चा हो रही है और कई सारे विषयों पर प्रधानमंत्री जब अपने अनुभव के साथ राय रखेंगे तो वो एक रणनीति के तौर पर आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए सब बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुजफ्फरनगर में आज लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली, थोड़ी ही देर में आरएलडी जयंत चौधरी पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर। परिवर्तन रैली में भारी भीड़ और किसानों के आने की संभावना जताई जा रही है। 2022 के चुनाव को लेकर लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली है ये। 1 बजे परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। बघरा के स्वामी कल्याण देव इंटर कॉलेज के मैदान में है ये रैली। तो परिवर्तन रैली में भारी भीड़ और किसानों के आने की संभावना जताई जा रही है। तो लगभग 1 तो बज चुका है, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर बाद जयंत चौधरी रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार एक बार फिर से ऑड इवन स्कीम लागू करने के बारे में विचार कर रही है। वायु प्रदूषण के चिंताजनक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपनी गाड़ियों पर ईंधन की पहचान वाले कलर स्टिकर लगवाने का आदेश दिया है। दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के मुताबिक दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना जरूरी है। नियमों के मुताबिक बिना स्टिकर वाले वाहन के मालिकों को अपराध के लिए 5,500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए ऑड इवन। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। परिवहन विभाग का यह आदेश है।
वाहन चालक अपनी गाड़ियों पर स्टिकर जरूर लगाएं। वाहन पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर जरूरी बताया गया है। तो बिना स्टिकर वाले गाड़ियों का कटेगा चालान। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बाघंबरी मठ के महंत रहे नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को आज 60 दिन पूरे हो गए हैं। जांच कर रही सीबीआई के हाथ अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं लगा, जबकि मामले में जेल में बंद आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पिछले 50 दिन से न्यायिक हिरासत में हैं। ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर सकी है। वहीं सीबीआई ने 100 से अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। मठ, मंदिर और महंत नरेंद्र गिरी के करीबों के साथ साथ तीनों आरोपियों से जुड़े व्यक्तियों समेत लगभग 100 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। और खबर लखनऊ से, जहां यूपी के योगी मॉडल की देश भर में चर्चा। देश में सबसे ज्यादा यूपी में वैक्सीनेशन और जांच। यूपी में 14 करोड़ 67 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 7 केस मिले हैं। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 100 हुए। यूपी के 10 करोड़ 46 लाख लोगों ने पहली डोज ली है। तो बड़ी खबर, जहां पर यूपी में 14 करोड़ 67 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 7 केस मिले हैं। और वहीं हरदोई में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू के 24 और नए मरीज मिले हैं। जिला अस्पताल की पैथोलॉजी में की जा रही है जांच। 24 घंटे के दौरान डेंगू की जांच के लिए 180 मरीजों के नमूने लिए गए हैं। तो हरदोई में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू के 24 और नए मरीज मिले हैं। तो जिला अस्पताल की पैथोलॉजी में की जा रही है जांच। इस पूरे मामले को लेकर 24 घंटे के दौरान डेंगू की जांच के लिए 180 मरीजों के नमूने लिए गए। और सिद्धार्थनगर में हो रहे कपिलवस्तु महोत्सव में शामिल होने जा रहे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बस्ती में सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने पर कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के हितों में के लिए तमाम काम किए हैं। अगर किसी सरकार ने किसानों को खुशहाली देखने का काम किया है तो वो हमारी सरकार ने किया है। तो किसान हितैषी है हमारी सरकार, वापस ले गए कृषि कानून बिल पर बोले वीके सिंह। कृषि कानून, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, कृषकों की अगर खुशहाली देखने का किसी सरकार ने प्रयास किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे मामला हो भूमि परीक्षण का, चाहे मामला हो नीम कोटेड यूरिया का, चाहे मामला हो कैसे खेती की पैदावार बढ़ाई जाए ताकि उसको फ़ायदा हो, कैसे स्वामीनाथन कमेटी लागू की जाए जो उसकी एक सिफारिश थी एमएसपी के लिए कि 1.5 गुना होना चाहिए लागू। और खबर उन्नाव से, जहां पर सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस को 500 खाली और भरे सिलेंडर मिले हैं। अवैध तरीके से कस्बे के अंदर संचालित हो रहा था गैस गोदाम। कोतवाली अजकेन के नवाबगंज कस्बे का मामला बताया जा रहा है। तो सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान बड़ा धमाका हुआ है। और वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में कानपुर में युवती की मौत। घर में फांसी के फंदे से लटका मिला युवती का शव। मृतक युवती की 2.5 साल पहले हुई थी शादी। परिजनों का आरोप युवती की हत्या कर शव को लटकाया गया है। नजीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक नगर की यह पूरी घटना है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत का मामला सामने आया है। घर में फांसी के फंदे से लटका मिला युवती का शव। और जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। रात में सोते समय बड़े भाई ने छोटे भाई पर किया धारदार हथियार से हमला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। गणेश का पुरवा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, जहां पर जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा।
तो रात में सोते समय बड़े भाई ने छोटे भाई पर किया धारदार हथियार से हमला। जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। तो जमीनी विवाद के चलते ये पूरा मामला हुआ, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा। तो औरैया का पूरा मामला है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। रात में सोते समय बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा है। और वहीं रायबरेली में पुलिस और एसएचओ की टीम ने 11 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। आरोपी बब्बू नट और उसके साथी रंजीत को पुलिस ने अवैध असलाहे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को ये लोग चकमा देकर फरार चल रहे थे। तो रायबरेली का ये पूरा मामला है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।